हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूँ रीजनिंग फॉर श्योर सिलेक्शन इन एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। मीन्स रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर ऑल एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो लोग एएलपी टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी में सेलेक्ट हो चुके हो तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग नहीं हो पाए तो उसको एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने का मौका मिल रहा है। इसलिए जितना हो सके उतने अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का ऑफिशियल सिलेबस आया था तो उस सिलेबस के बारे में, और सिलेबस में हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये हमारा फेसबुक पेज है अनलिमिटेड एजुकेशन। यहाँ पे 13K मेंबर हैं। आप लोग जो टॉपिक भी पढ़ रहे हो, अगर हो सकता है कि वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, करंट अफेयर हो, जनरल अवेयरनेस हो, जनरल स्टडी हो, जो भी जिस बुक से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज अनलिमिटेड एजुकेशन पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट है www.unlimitededucation.in और मेल आईडी है contact@unlimitededucation.in। यहाँ भी आप लोग जो भी क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं कि आपके एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। आरआरबी एनटीपीसी वेरियस पोस्ट एग्जाम सिलेबस 2019। ये एग्जाम आप लोग को 2019 के अनुसार ही आया था। 2020 चल रहा है, एग्जाम होने में डिले हो रहा है। तो देख लो, सबको पता है कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के रहेंगे। और हम लोग बात सिर्फ रीजनिंग के करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आने वाला है। देख लो, यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है। तो हम लोग थोड़े से डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा है सिलेबस। देख लो कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सेलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंस एंड इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इतना तो आपको ज़रूर बता सकते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन आने वाला है, 30 क्वेश्चन आने वाला है, तो इतना आप लोग याद रखना कि एग्जाम में मैथ, जनरल अवेयरनेस हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर हो और रीजनिंग हो, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ईजी मार्क्स गेन करना आप लोग को रीजनिंग में है, ठीक है। सबसे इजीली आप लोग रीजनिंग में मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर जितना प्रैक्टिस रहेगा तो उतनी आसानी से आप लोग 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो। अरे 30 नहीं, कम से कम 28, 29, 30 इतना तो ज़रूर बहुत ही इजीली ला सकते हो। इतना प्रैक्टिस ज़रूर हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलो, हम लोग सारे टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम आपको बता सकते हैं कि किस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन या किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है आपका एनालॉजी। एनालॉजी में 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है तो फिगर बेस्ड हो सकता है, या दूसरा टाइप ये है और तीसरा टाइप ये है। देख लो, फिगर बेस्ड में किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। एनालॉजीज, एनालॉगस वर्ड सुने होंगे आप लोग। एनालॉगस का मतलब ही होता है समानता, ठीक है। 2 चीज़ में हम लोग समानता को मेजर करते हैं। यहाँ देख लो, ये हैंड है, सबको पता है कि ये हैंड है। हैंड का रिलेशन किस चीज़ से लिया गया है, तो चूड़ी से। अगर हाथ में हम लोग चूड़ी पहनते हैं तो सर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कैप। इजली बता सकते हो, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है कि ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपेयर इज टू। ओडोमीटर क्या है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है माइलेज को मेजर करने में, ठीक है। उसी तरीके से बताना है कि कंपास का यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, स्पीड, हाइकिंग, नीडल या डायरेक्शन। तो याद रखना कि अगर ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट है माइलेज को मेजर करने के लिए, तो कंपास भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन को मेजर करता है,
ओके। नेक्स्ट है कि मेल्ट का रिलेशन अगर लिक्विड के साथ है तो फ्रिज का रिलेशन किस चीज़ से होगा? मेल्ट, कोई भी चीज़ को अगर पिघला देते हैं तो वो लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, तो सेम एज अगर किसी चीज़ को फ्रिज करते हैं तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? तो वो करेगा सॉलिड का। ये था एनालॉजी का क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ऊपर से बता रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे तो हम लोग थोड़े से डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। नंबर्स के ये क्वेश्चन हो गए और ये हो गए अल्फाबेटिकल सीरीज के। कुछ टर्म आपको गिवन रहेंगे और मिसिंग टर्म को बताना है कि आगे क्या होगा। यहाँ भी देख लो, ये है अल्फाबेटिकल सीरीज, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देख लो कितने अच्छे से बन रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 82 है, 70 है, 76 है, 64 है, 70 है, 58 है। जब भी आप लोग नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनाते हो तो 1 to 20 का क्यूब याद कर लेना, 1 to 30 का स्क्वायर याद कर लेना, कुछ क्यूब रूट याद कर लेना, कुछ स्क्वायर रूट याद कर लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली बनेगा। याद रखना, सिर्फ सीरीज जो है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। अगर इस दोनों तरह का अगर सीरीज रहता है तो बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ देख लो, ये जो सीरीज है इसका आप लोग वे देख लो, 82 से 70 और 70 से 76 हो रहा है, मीन्स पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट आप लोग क्या करना कि सीरीज को दो पार्ट में तोड़ देना, 82 76 से 70 और 70 से मिसिंग टर्म, ये एक सीरीज बना लेना, और 70 से 64, 64 से 58, फिर अगला नेक्स्ट टर्म हो क्या रहा है, 82 से 76 जा रहा है तो बोल सकते हैं कि -6 अगर करते हैं, 82 -6 करते हैं तो 76 आता है, 76 माइनस अगर 6 करते हैं तो 70 हो रहा है। तो सेम वे में बता सकते हैं कि 70 में अगर -6 हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, ये 64 आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज आपको गिवन है कि CBDA GFHE KJLI। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आप लोग A से Z तक का पोजीशन याद कर लेना, मीन्स A से Z लेफ्ट टू राइट, और 1 to 26 याद कर लेना, ठीक है। और एक बार रिवर्स ऑर्डर में भी 1 to 26 याद कर लेना। जितना आपको अगर नंबरिंग याद रहता है तो क्वेश्चन उतना ईजिली बनता है। देखो कैसे, CBD है, C का पोजीशन आपको पता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। G का देख लो, यहाँ पे 7 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 5 है। KJLI, K का पता है क्या, J के 11 है, ये 10 है, ये 12 है, और ये क्या है 9 है। हो क्या रहा है, तो सबका फर्स्ट लेटर देखो, हर एक का फर्स्ट लेटर देखो, C से G हो रहा है, G से K हो रहा है, यानी 3 से 7 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, 3 से 7 यानी 4 का गैप, 7 से 11 यानी 4 का गैप, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो वहाँ भी तो 4 का गैप होगा ना। तो 11 4 15, 15 पे कौन सा आता है, अल्फाबेट आता है, तो 15 पे आता है O। डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो ऑप्शन नंबर D। लेकिन हाँ याद रखना, अगर दो ऑप्शंस अगर कुछ टर्म मैच करते हैं तो आप लोग आगे का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑप्शन में O दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी है, थोड़ा सा आप लोग देख लो कि इफ फ्रिस्क इज कॉल्ड एज HTKUMGF देन हाउ विल सन बी कोडेड एज। कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी आप लोग क्या करना कि A से Z तक का पोजीशन याद कर लेना, 1 to 26, साथ में एक बार रिवर्स ऑर्डर में, मीन्स Z का अगर 1 होता है तो A का 26 होता है, ठीक है। अगर रिवर्स ऑर्डर में आप लोग याद नहीं कर सकते हो तो याद रखना कि अगर लेफ्ट से राइट सबको याद है कि O का 15 होगा, T का 20 होगा, अगर राइट से लेफ्ट पूछेंगे तो क्या करना कि 27 माइनस लेफ्ट से राइट पोजीशन को माइनस कर देना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली राइट टू लेफ्ट का पोजीशन बता देगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या उसने किया है कि FRISKED को उसने क्या कोड किया है, तो उसको कोड किया है HTK
U M G F हो क्या रहा है, तो सबको पोजीशन आपको पता है, सबका पोजीशन पता है कि F का 6 होता है, H का 8 होता है, D का यहाँ पे देख लो 4 होता है, यहाँ पे 6 हो रहा है। हो क्या रहा है, 6 से 8 हो रहा है, मीन्स +2 हो रहा है। और यहाँ पे देखो 4 से 6 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इजिली बता सकते हो ना कि FRISKED में अगर हम लोग +2 कर रहे हैं तो मुझे HTKUMGF मिल रहा है। तो सेम वे में क्या आप बता सकते हो कि SUN में अगर हम लोग +2 करते हैं, आपको कोड पता है, सन में क्या होता है, S का 19 होता है, U का 21 होता है, N का 14 होता है। अब सब में +2 करो तो ये 21, ये 23 और ये हो गया 16, मीन्स 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो U, ये हो गया W और ये हो गया P, मीन्स सन का कोड क्या होगा, तो UWP, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये रहा कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन याद रखना ये आपका वर्ड बेस्ड हो गया, वर्ड बेस्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबर बेस्ड है कि इफ $5.125 इक्वल्स टू 25, $12.48 इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $4.24 को क्या लिखेंगे। हो क्या रहा है, $5 को उसने क्या लिखा है, $5.125 को उसने 25 लिखा है। कैसे लिखा है, तो ये देखो, अगर डॉलर के जगह हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 125 मीन्स 25, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 12 डिवाइडेड बाई 48 तो 4 हो जाएगा। तो सेम वे में 4 डिवाइडेड बाई 24 कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवाइडेड एंड डिवाइडेड मीन्स प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको एक इक्वेशन दे दिया है कि 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 24 माइनस 4 प्लस 18। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको देखो ऑपरेशंस को उसने क्या किया है, चेंज कर दिया है। प्लस की जगह उसने क्या किया है, माइनस किया है, प्लस की जगह माइनस किया है, और माइनस की जगह क्या किया है, तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के जगह उसने डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड की जगह क्या किया है, उसने प्लस कर दिया है। अब सारे को लिखो, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 18 है। अब देखो 360 डिवाइडेड बाई 24, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 40 यानी 100, और 100 माइनस 18 करोगे तो ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 82, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में रहेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इसके जगह आपको कहीं कहीं ऑड वन आउट भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, समानता और असमानता। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो भी ऑप्शंस आपको मेंशन रहेंगे उसमें 3 सेम रहेंगे, चौथा डिफरेंट रहेगा। अगर 5 ऑप्शंस है तो 4 सेम रहेगा, 1 डिफरेंट रहेगा। तो आपको बताना है कि डिफरेंट कौन होगा, ऑड कौन होगा। यहाँ देखो स्क्वायर का रिलेशन 4 है, हेक्सागोन का 6 है, कोन का फिगर है, ट्रायंगल का 3 है। स्क्वायर 4 सबको पता है कि स्क्वायर में 4 साइड होता है, ये सही है। हेक्सागोन में 6 होता है, ये भी पता है, 6 साइड होता है। ट्रायंगल में 3 है, ये भी सही है। यानी स्क्वायर 4, हेक्सागोन 6, ट्रायंगल 3, यानी डिफरेंट कौन हो रहा है, तो कोन फिगर ये आपका डिफरेंट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑड वन आउट कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप कहने का मतलब आपका हो गया ब्लड रिलेशन। रिलेशनशिप का मतलब हो गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग को क्या करना है, खुद पे अप्लाई करना है। अगर खुद पे अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाता है। क्यों? क्योंकि खुद को पता है कि मामा मामी भाई मेरा भाई कौन लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि माई फादर्स इन लॉ सन्स ओनली सिस्टर इज रिलेटेड टू मी एज। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, जिसको जो लैंग्वेज में समझ में आता है तो वो उस लैंग्वेज में पढ़ के रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। मेरे पिता के ससुर के बेटे की एकमात्र बहन मुझसे किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखो, मेरे पिता के ससुर कौन हुए, तो पता है कि आपके नाना जी हुए, ठीक है। पिता के ससुर नाना जी हुए। नाना के बेटे कौन हुए, तो पता है कि आपके मामा जी हुए। मामा की एकमात्र बहन कौन है, तो आपकी मम्मी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मम्मी मुझसे किस प्रकार संबंधित, तो मम्मी है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग से कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको मिलेगा काउंटिंग फिगर, ठीक है, काउंटिंग फिगर। एनालिटिकल रीजनिंग को ही काउंटिंग फिगर बोलते हैं कि कोई भी आपको एक फिगर मेंशन कर दिया जाएगा और बोलेगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट करने के लिए, या नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो, नंबर स्क्वायर हो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको देखो यहाँ पे एक फिगर मेंशन है, पूछ रहा है कि इसमें कितने सारे ट्रायंगल है, तो आप लोग काउंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलोजिज्म। सेलोजिज्म बोलो, सेलॉग बोलो, जो बोलना है बोलो। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपके कुछ स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे और कुछ कंक्लूजन्स गिवन रहेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि कौन से कंक्लूजन सही है। यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग देख लो, केवल ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यहाँ पे बोथ हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो। देखो दो केस और होता है, एक होता है आइदर और, ठीक है, एक केस होता है आइदर और, एक होता है नाइदर नॉर, ठीक है। ये दो केस और होता है आपका सेलोजिज्म में, ठीक है। लेकिन दोनों केस जो है वो बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग का रेलवे का ये बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है। आप लोग को सिर्फ फर्स्ट सेकंड जो भी स्टेटमेंट रहेगा, फर्स्ट सेकंड फॉलो रहेगा, बोथ रहेगा या नन रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये भी चाहिए तो आप लोग बता देना कमेंट करके, तो जब भी हम लोग सेलोजिज्म टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये दोनों कंसेप्ट पे भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बलिंग। जम्बलिंग से कंफ्यूज मत होना। जम्बलिंग यानी जंबल करना, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेट पे जाना। इसको कहीं कहीं सिटिंग अरेंजमेंट, कहीं कहीं सिटिंग अरेंजमेंट भी लिखा गया है। देखो जम्बलिंग में क्या होगा कि इतने सारे 8 लाइन का हो, 10 लाइन का हो या 6 लाइन का हो, आपको कुछ ये दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन उस पर रिलेटेड रहेंगे तो वो सॉल्व करना है, ठीक है। सेम एज सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा कि किसकी, जैसे यहाँ पे 2 हम लोग दिखा दिए हैं आपको, हु अमंग फॉलोइंग इज 20 ईयर्स ओल्ड और व्हाट इज द एज ऑफ एज, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर पे आएंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद है आपका वेन डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वो रिलेशन बता रहा है ऑथर के, लॉयर और सिंगर। सबको पता है ऑथर यानी लेखक, लॉयर यानी वकील और सिंगर यानी गायक, और तीनों क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है। तीनों का फील्ड क्या है, डिफरेंट है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था आपके वेन डायग्राम्स। इसके बाद है पजल्स। देख लो रेलवे का पजल्स इसी तरीके का आने वाला है, तो कंफ्यूज मत करना बैंक के पजल्स से। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स की जगह बताना है। ये कब सॉल्व होगा आप लोग से, जब यहाँ का रिलेशन और यहाँ का रिलेशन आपसे क्लियर होगा। ये 12, 18, 30, 6 से 12 क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, ओके। 6 से 18 यानी मल्टीप्लाई 3, 6 से 30 मल्टीप्लाई 5, ओके। यहाँ देख लो 8 से 16 यानी मल्टीप्लाई 2, 8 से 24 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 हो क्या रहा है, तो 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देख लो 27 है, यहाँ 18 है, आपका 45 ऑप्शन देख लो, 18 है, 12 है, 9 है, 6 है। किस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 5 से, तो 45, 18 और 27 आएगा, तो वो हो जाएगा 9 से। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 मीन्स ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर,
ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में देख लो आपके 2 स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे, इसी 2 स्टेटमेंट्स में आपके आंसर रहेंगे। आपको अच्छे से रीड करके बताना है। क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स में कोड दिया हुआ है, दोनों को क्लियर करके बताना है कि स्काई का कोड क्या होगा। पहला है कि इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर को लिखा है दे रा फा, और इन द सेम कोड लैंग्वेज मेक इट क्लियर को उसने क्या लिखा है दे गा रुजो। यहाँ देखो स्काई इज क्लियर, मेक इट क्लियर, दोनों में क्लियर कॉमन है ना। जब दोनों में क्लियर कॉमन है तो इसके कोड में भी तो कुछ कॉमन होगा ना। तो दे राफा दे जारो यानी दे, डी ई का मतलब क्या हो गया, अगर सी एल ई आर क्लियर का कोड पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा डे। लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे स्काई का क्या होगा, तो स्काई इज मेक इट। अब चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो स्काई इज का क्या है, तो राफा। आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि स्काई का कोड क्या होगा, या तो रा होगा नहीं तो फा होगा। ठीक है, मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज सफिशिएंट बिल्कुल गलत है, सेकंड इज सफिशिएंट बिल्कुल गलत है। आइदर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों भी गलत है, या तो ये नहीं तो ये, दोनों से क्या हम लोग आंसर बता सकते हैं, नहीं ना। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, यानी ना ही तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग आंसर बता सकते हैं और ना ही सेकंड स्टेटमेंट से आंसर बता सकते हैं कि स्काई का कोड क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कथन, कंक्लूजन हो जाएगा निष्कर्ष। कैसे ये सॉल्व करेंगे, तो याद रखना कंक्लूजन जब तक आपको 100% एक्यूरेट आंसर नहीं पता चले तब तक वो कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, 99.9% भी अगर आपने सही बोला और 0.1 आपको चांस लग रहा है कि ये गलत है, मीन्स पूरा कंक्लूजन आपको गलत बोलना पड़ेगा। देखो कैसे स्टेटमेंट्स आपको बोला जा रहा है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रीजन यहाँ पे बता रहा है, निष्कर्ष बोला जा रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। अगर पेड़ से पत्ते गिरेगा कपड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये कंक्लूजन सही है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बिल्कुल सही है कि रात में पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 निकालते हैं, इसीलिए जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमें रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा कंक्लूजन सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन कहने का मतलब कार्रवाइयाँ। कोई भी स्टेटमेंट है और तुरंत जो है आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, तुरंत सोच के जो एक्शन लेते हैं उसी को बोला जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। कौन सा कार्यवाही कौन से स्टेटमेंट्स पे आप लेंगे, यहाँ पे देख लो दोनों बोथ लैंग्वेज में है, तो जिसको जो समझ में आए तो उस लैंग्वेज में समझ के रीड करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि स्कूल छात्रों के एक समूह को स्कूल के समय में पिकनिक स्थल पे आनंद लेते हुए देखा गया था। ये आपको एक स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है, कि स्कूल छात्र के एक समूह को स्कूल के समय में पिकनिक स्थल पे आनंद लेते हुए देखा गया था। अब कोर्स ऑफ एक्शन देख लो, 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। बाय द वे मानते हैं कि हम एक प्रिंसिपल हैं और हमको पता चला कि हमारे स्कूल के कुछ बच्चे जो है वो स्कूल के टाइम में पिकनिक मना रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, आपके पास 2 कार्रवाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं, तो वो देख लो कि स्कूल के प्रिंसिपल को उन छात्रों के माता पिता से संपर्क करना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देनी चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स कार्रवाइयाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो बच्चे पिकनिक मना रहे हैं उनके माता पिता को कॉल करेंगे और उनको चेतावनी देंगे कि आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं जो कि खराब है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल के नाते हो या टीचर के नाते हो उनके माता पिता को ये बोलना पड़ेगा, चेतावनी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस
स्टेटमेंट के लिए ये कार्रवाई कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अन्य सभी छात्रों की जागरूकता के लिए उन छात्रों के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। तो ये भी आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल सही है। याद रखना, जब आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होते तो याद है ना कि कोई भी गलती करता है कोई और सारी सजा जो है भुगतना पड़ता है पूरे क्लास के बच्चों को। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। पिकनिक मना रहा था कोई और, लेकिन उसकी सजा जो है वो सारे छात्रों को मिलती है, ताकि वो लोग अपनी या होने वाली गलती को वो लोग ना दोहराएं या वो काम ना करें। ठीक है, इसलिए सभी छात्रों को बोला जाता है कि वैसी गलती ना करें। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के लिए दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा कि यदि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो, तो क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है ना कि खुद पे अप्लाई करो। ठीक है ना, कि आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते, जो आपको सही लग रहा है तो आंसर वही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, कितना जल्दी आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कितना जल्दी आप कोई भी डिसीजन लेते हो। यहाँ पे देख लो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Following are the conditions for selecting an IT officer in an organization। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में IT ऑफिसर सेलेक्ट करने का क्या क्या कंडीशन होता है। तो चलो इस पे हम लोग छोटा सा एग्जांपल, डेली लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं वो ले लेते हैं। कि जब भी कोई भी बीटेक स्टूडेंट होता है तो वो कहीं जॉब लेने के लिए ज़रूर जाता है। ठीक है, जब भी आप जॉब लेने के लिए इंटरव्यू देते हो ना, तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारा प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट को फुलफिल करने होते हैं। हो सकता है कि क्राइटेरिया ये हो कि स्टूडेंट को बीटेक होना पड़ेगा। ठीक है, इतने मार्क्स होने चाहिए 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसका इंटरव्यू रिटन टेस्ट में इतना % होना चाहिए, इंटरव्यू में इतना % होना चाहिए, तभी हम ये पोस्ट देंगे। अगर उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है तो उसको कोई और पोस्ट मिलता है। तो सेम उसी तरीके पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखना। कंडीशन कौन कौन सा है, किसी भी कैंडिडेट के लिए कौन कौन सा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ताकि वो सेलेक्ट हो IT ऑफिसर के लिए। सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो BE बीटेक यानी कंप्यूटर साइंस या IT में बीटेक होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, कम से कम 60% नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि कम से कम वो 20 साल का होना चाहिए और 1/11/2016 तक वो 26 साल का होना चाहिए, 26 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए रिटन टेस्ट में, कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए इंटरव्यू में। इतने सारे कंडीशन को अगर फुलफिल कर लेते हैं तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं IT ऑफिसर में। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे एक केस दिया हुआ है कि इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु फुलफिल ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट एट सेकेंड एवर बट ए पोस्ट, अगर यहाँ पे देख लो BE बीटेक IT कंप्यूटर साइंस है 60% मार्क्स, इसके अलावा अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको GM के पोस्ट के लिए रेफर किया जा सकता है। B है एट 4th एवर, यहाँ पे देख लो ये जो 3 कंडीशन को फुलफिल करने के बाद एक और कंडीशन है कि अगर वो कम से कम इंटरव्यू में 35% मार्क्स और कम से कम रिटन टेस्ट में 70% मार्क्स लाता है तो उसको VP के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। इतना सारा कंडीशन उसने स्टूडेंट को दिया है। अब आपसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि करण वाज बोर्न ऑन 19th March 1995. He had secured 65% marks in BE IT. He had secured 62% marks in both written and interview. तो पूछा जा रहा है कि which of the following will be a course of action if करण apply। अगर करण अप्लाई करता है तो क्या होता है,
सबसे पहले कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है कि करण वाज बॉर्न ऑन 19 मार्च 1995। यहाँ पे 19 मार्च 1995 है और यहाँ पे क्या बोला है कि 1/11/2016। तो यहाँ से एज निकाल लो, तो ये 5 और 16 5 21 मीन्स बोल रहा है कि करण जो है वो 21 साल का है, ठीक है, 21 ईयर्स का है, ठीक है, मीन्स कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 20 साल से बड़ा है और 26 साल से छोटा है। दूसरा कंडीशन है कि ही हैज सिक्योर 65% मार्क्स इन BEIT, यानी बीटेक में उसने 65% मार्क्स जो है वो गेन किया है। यहाँ पे 60% बोल रहा है, मीन्स ये भी कंडीशन आपका सही है। तीसरा है कि ही हैज सिक्योर 62% मार्क्स इन बोथ रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, मीन्स रिटेन टेस्ट में भी 62% मार्क्स है और इंटरव्यू में भी 62% मार्क्स है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 60 और 40, तो दोनों में सिक्योर है, मीन्स चारों कंडीशन इसका बिल्कुल सेलेक्ट है, चारों कंडीशन बिल्कुल सही है। तो चार ऑप्शन देख लो कि करण विल बी सेलेक्टेड, करण विल बी सेलेक्टेड, तो ये बिल्कुल सही है। करण विल नॉट सेलेक्टेड, ये तो गलत हो गया ना। करण विल बी ऑफर्ड एट GM पोस्ट, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि GM पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना भी उसको जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, करण विल बी सेलेक्टेड, ये था डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैप। मैप्स कहने का मतलब हो गया, मैप्स कहने का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या है कि अभिनव स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज हाउस, ही फर्स्ट ran for 12 किलोमीटर towards west, then he turned towards north and ran 16 kilometer in that direction. How far Abhinav is from his house and which direction? जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फिगर है जो मेंशन करना है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? ये साउथ है, ठीक है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन देखो, अभिनव स्टार्ट रनिंग फ्रॉम हिज हाउस, हम क्या मानते हैं? इसके ठीक सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हाउस है, ठीक सेंटर को हाउस हम लोग मान लिए। बोल रहा है कि ही फर्स्ट रैन फॉर 12 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, सबसे पहले वो क्या करता है कि वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर चलता है। पश्चिम क्या है? तो ये है, इधर क्या करता है? तो वो 12 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न, तब वो मुड़ जाता है, टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, एंड रैन 16 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, और नॉर्थ की तरफ जो है वो क्या करता है? 16 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर जाता है। पहले वो 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ और फिर क्या करता है? वो 16 किलोमीटर जो है वो उत्तर की तरफ मुड़ता है। हाउ फार अभिनव इज फ्रॉम हिज हाउस एंड विच डायरेक्शन, अब पूछ रहा है कि वो अपने घर से, घर यहाँ है तो वो अपने घर से कितना दूर है और कितना किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देख लो, आपको एक ट्रायंगल बन रहा है, आपको एक ट्रायंगल बन रहा है कि ये आपको 12 पता है, ये आपको 16 पता है, तो ये मेंशन करना है। तो इसको क्या करते हैं ये निकालने के लिए? तो 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर मीन्स 144 और प्लस 16 का क्या होता है? तो 256। ये कितना हो गया? तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 यानी 20, यानी बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। मीन्स बोल सकते हो कि अभिनव जो है वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर है और कौन से डायरेक्शन में है? तो ये वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में है या नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे देख लो 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका मैप्स का क्वेश्चन, मीन्स डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। याद रखना ये तो ऐसे मैथ्स का सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे आपको रीजनिंग में मेंशन कर दिया है। तो चलो हम लोग रीजनिंग में भी देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स में क्या है? इसको DI बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू ऑफ अ फिल्म फॉर 8 years. ऑल द रेवेन्यू फिगर हैज बीन सोन इन टर्म्स ऑफ करोड़। यहाँ पे देखो 8 साल का
फॉर्म में जो जो चीज़ हुआ वो 8 साल का ग्राफ यहाँ पे मेंशन किया गया। पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ रेवेन्यू ऑफ द फिल्म इन करोड़ इन ईयर्स 2010। 2010 क्या है, तो ये है 11, 12, 11 ये है, 12 है। बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो देखो रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर की तरफ है ना, तो 2010, 11 और 12 में कितना हुआ, तो 2010 में 260 हुआ, 2011 में 350 हुआ और 2012 में कितना हुआ, 320 हुआ। तीनों को ऐड कर लो, 5 2 7 6 13, 3 3 6 2 8 1 9, यानी टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो 930 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपको बार ग्राफ। इसी तरीके के कुछ ग्राफ्स यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। आपको पता है कि रेलवे के सिलेबस में आपको कुछ ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ है, तो याद रखना कि एक होता है लाइन ग्राफ, एक होता है पाई चार्ट, एक होता है टेबल फॉर्म, एक होता है कैसलेट, ठीक है, कैसलेट DI जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है बार। ठीक है, याद रखना कि कैसलेट DI जो है वो हम लोग को रेलवे का नहीं है सिलेबस, रेलवे में नहीं पढ़ना, ये जनरली बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं। और लाइन, पाई, टेबल और बार, ये चारों हम लोग को पढ़ना है। याद रखना कि ये आपका पाई चार्ट है, ये इसको बोला जाता है लाइन ग्राफ, और ये है टेबल, इसको बोला जाता है टेबल ग्राफ बोल सकते हो, या मिसिंग टर्म DI, मिसिंग टेबल DI। ठीक है, ये इतने सारे टाइप्स हो गए, ये आपके सारे सिलेबस रहे। चलो एक बार हम लोग सारे का रिव्यू ले लेते हैं। इतने सारे सिलेबस रहे, ये है एनालॉजीज के, completion of number, coding, decoding, mathematical operations, similarities and differences, blood relation, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement and conclusions, a statement, course of action, decision making, maps, interpretation of graph। ठीक है, ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस, जो कि RRB NTPC और ग्रुप D ने नोटिफिकेशन में दिया है, जो कि ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये सारे देख लो किस टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन है, तो उसका एक थोड़ा सा हम थोड़ा सा रिव्यू बता दिए हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक में मेंशन है। अगर ये लेक्चर अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करो, और हाँ, जो लोग नए हो इस चैनल पे तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो या मिल जाए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोग को डाउट होता है, जहाँ से भी बनाते हो, अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे फेसबुक पेज अनलिमिटेड एजुकेशन पे क्वेश्चन पोस्ट करो, वहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।